हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम राधिका है। उम्र अभी 32 साल की हूँ। मैं एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ, लेकिन शादी के बाद शहर में बस गई। मेरे पति अजय अच्छे इंसान हैं, बैंक में मैनेजर की नौकरी करते हैं। परिवार छोटा सा है, मैं, अजय और मेरे ससुर जी। सास जी बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार गई थीं। ससुर जी का नाम हरिशंकर जी है। उम्र 68 साल की है, लेकिन शरीर इतना तंदुरुस्त कि कोई भी उन्हें 55 से ज़्यादा नहीं कह सकता। लंबे कद काठी, सफ़ेद बालों वाली दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी गहराई। हमारा घर शहर के बाहरी इलाके में है, जहाँ थोड़ी सी शांति है। चारों तरफ थोड़े से खेत और पुरानी हवेली जैसा मकान। अजय की नौकरी की वजह से वह ज़्यादातर समय बाहर रहते हैं, ट्रेनिंग, मीटिंग या ब्रांच विजिट। कई बार तो महीने में सिर्फ 8-10 दिन ही घर आ पाते हैं। मैं अकेली रह जाती हूँ। कभी कभी लगता है कि घर बहुत बड़ा और खाली है, लेकिन फिर सोचती हूँ अच्छा है कि कम से कम एक स्थिर नौकरी है, घर चल रहा है और ससुर जी भी साथ हैं। भगवान ने हमें कोई संतान नहीं दी, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। बस यही सोचकर खुश रहती हूँ कि जो है उसी में संतोष करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जो आज भी मेरी रातों की नींद उड़ा देती है। पूरी कहानी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें कई मोड़ हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। बात उस समय की है जब अजय को अचानक 45 दिनों के लिए दिल्ली भेज दिया गया था। कोई बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें उन्हें ट्रेनिंग लेनी थी और फिर नई ब्रांच सेटअप करनी थी। उन्होंने मुझे फ़ोन पर कहा, राधिका, तुम अकेली मत रहना, पापा जी के पास चली जाओ। मैं वहाँ से सीधा गांव आ जाऊँगा। पूरे 1 महीने की छुट्टी ले लूँगा। तब तक तुम पापा जी का ख्याल रखना। मैंने हामी भर दी। सच कहूँ तो गांव जाना मुझे अच्छा लगता था। वहाँ की शांति, सुबह की ठंडी हवा, खेतों की हरियाली और पुराने घर की वो खुशबू। मैंने सामान पैक किया और बस से गांव पहुँच गई। हरिशंकर जी मुझे लेने स्टेशन आए थे। सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने, हाथ में छड़ी, मुस्कुराते हुए। बहू, आ गई? सफ़र कैसा रहा? उनकी आवाज़ गहरी और भारी थी, जैसे कोई पुराना वाद्य यंत्र बज रहा हो। जी पापा जी, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अब तुम आ गई हो तो सब ठीक हो जाएगा। चलो गाड़ी में बैठो। रास्ते में वो गांव की बातें करते रहे, फसल की स्थिति, पड़ोसियों की खबरें और कभी कभी अजय की तारीफ। मैं चुपचाप सुनती रही। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। पुराना हवेली जैसा घर, बड़ा आंगन, ऊपर 2 कमरे और नीचे रसोई और बैठक। ससुर जी ने मुझे नीचे वाला कमरा दिया जो ज़्यादा हवादार था। मैंने सामान रखा, नहाया, एक साधारण सूती साड़ी पहनी और नीचे आई। हरिशंकर जी चाय बना रहे थे। बहू, बैठो, चाय पी लो, थकी होगी। उन्होंने चाय का कप बढ़ाया। हाथ देते वक्त उनका हाथ थोड़ा मेरे हाथ से छू गया। गर्म था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। रात का खाना मैंने बनाया, रोटी, आलू की सब्जी, दाल और सलाद। खाते वक्त वो बोले, बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने सालों बाद खाया। मैंने हंसकर कहा, पापा जी, आप भी ना, बस साधारण सा खाना है। नहीं बहू, साधारण नहीं, तुम जैसी बहू घर में हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। उस रात मैं जल्दी सो गई। अगले दिन सुबह उठकर मैंने घर के काम शुरू किए। ससुर जी बाहर आंगन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और बोले, बहू, आज खेत चलोगी? फसल देखनी है, मजदूरों को निर्देश देना है। मैं तैयार हो गई। हम दोनों ट्रैक्टर पर खेत गए। हवा में सरसों की महक थी। खेतों के बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था। वहाँ बैठकर उन्होंने मुझे खेत की पूरी कहानी सुनाई। कब क्या बोया, कितनी मेहनत लगी। बहू, इस उम्र में अकेले सब संभालना मुश्किल हो जाता है। अजय शहर में व्यस्त रहता है। तुम दोनों अगर यहाँ आ जाओ तो अच्छा रहे। मैंने कहा, जी पापा जी, अजय से बात करूँगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। ससुर जी हर छोटी छोटी बात में मेरी मदद करते। कभी पानी का ग्लास देते, कभी रसोई में बर्तन पहुँचा देते। शाम को हम आंगन में बैठकर बातें करते। वो अपनी जवानी की कहानियाँ सुनाते, कैसे उन्होंने खेतों को संभाला, कैसे परिवार की जिम्मेदारी उठाई। एक दिन शाम को मैं कपड़े सुखा रही थी।
बाल खुले थे, हवा में उड़ रहे थे। ससुर जी आए और बोले, बहू बालों को बांध लो, नहीं तो धूल लग जाएगी। फिर उन्होंने खुद ही एक क्लिप उठाकर मेरे बालों में लगा दी। मैं थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन सोचा शायद पिता जैसा स्नेह है। बहू, तुम्हारी माँ भी ऐसी ही साफ सुथरी और मेहनती थी, तुम उन्हें बहुत याद दिलाती हो। उनकी आंखें नम हो गईं। मैंने कहा, पापा जी अब मैं हूँ ना, आप अकेले नहीं हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी तुम हो, लेकिन बेटी जैसा प्यार तो कोई और नहीं दे सकता। उसके बाद वो मुझे बेटी कहकर बुलाने लगे। मैं भी उन्हें पापा जी कहती। लगता था परिवार और करीब आ रहा है। एक हफ्ते बाद अजय का फ़ोन आया। वो बोला, राधिका दिल्ली का काम बढ़ गया है, शायद 15 दिन और लगेंगे। तुम पापा जी के पास ही रहना, उनका ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अंदर से थोड़ी उदासी हुई। ससुर जी ने पूछा, क्या हुआ बेटी? अजय का काम बढ़ गया है। कोई बात नहीं, तुम हो ना, हम दोनों मिलकर घर संभाल लेंगे। उस दिन शाम को उन्होंने मुझे पुरानी फ़ोटो एल्बम दिखाई। उनकी पत्नी की तस्वीरें, अजय की बचपन की तस्वीरें। वो भावुक हो गए। बेटी, माँ के जाने के बाद घर सूना हो गया था। अजय भी शहर चला गया। अब तुम आई हो तो लगता है घर फिर से जीवित हो गया है। मैंने उन्हें दिलासा दिया। धीरे धीरे उनकी आदतें बदलने लगीं। हर रात वो कहते, बेटी अगर नींद न आए तो नीचे बैठक में आ जाना, हम बातें करेंगे। गांव में रातें लंबी होती हैं। मैं ऊपर वाले कमरे में सोती, लेकिन कई बार नींद नहीं आती। एक रात मैं नीचे आई तो देखा ससुर जी पुरानी डायरी पढ़ रहे थे। पापा जी क्या पढ़ रहे हैं? अपनी पुरानी यादें बेटी। इसमें लिखा है कि परिवार कितना ज़रूरी है। बिना परिवार के इंसान अधूरा है। फिर उन्होंने मुझे अपनी डायरी का एक पन्ना पढ़कर सुनाया। उसमें लिखा था, आज अकेलापन बहुत सताया। कोई अपना होना चाहिए जो घर को संभाले, जो मेरी बात सुने। मैंने कहा, पापा जी अब मैं हूँ, आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद वो मुझे छोटे छोटे तोहफे देने लगे। कभी एक सुंदर दुपट्टा, कभी फूलों का गुलदस्ता जो उन्होंने खुद खेत से तोड़ा। बेटी ये फूल तुम्हारे लिए, तुम्हारी मुस्कान इन फूलों जैसी नाजुक है। मैं खुश होती, लेकिन कभी कभी लगता कि वो प्यार पिता जैसा नहीं, कुछ और है। लेकिन मैं खुद को समझाती, नहीं ये तो सिर्फ अकेलेपन की वजह से है। एक दिन दोपहर को मैं रसोई में खाना बना रही थी। ससुर जी आए और बोले, बेटी आज मैं तुम्हें एक पुराना राज बताता हूँ। मैंने पूछा, कैसा राज पापा जी? ये घर बहुत पुराना है, इसमें कई पीढ़ियों की यादें हैं, लेकिन एक बात है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। उन्होंने मुझे घर के पिछले हिस्से में ले जाकर एक बंद कमरा दिखाया। अंदर पुरानी अलमारी थी। उसमें से उन्होंने एक लकड़ी का बक्सा निकाला। ये मेरे पिता की चीज़ें हैं। इसमें कुछ दस्तावेज़ हैं जो बताते हैं कि यह ज़मीन और घर कैसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? घर हमेशा परिवार के पास रहना चाहिए। अगर कोई बाहर चला जाता है तो घर का मालिकाना हक कमज़ोर हो जाता है। मैं समझ नहीं पाई। उन्होंने आगे कहा, बेटी अजय शहर में बस गया है। अगर वो यहाँ नहीं आया तो भविष्य में यह घर और ज़मीन किसी और के हाथ लग सकती है। मैंने कहा, पापा जी अजय से बात करूँगी, वो समझ जाएगा। उस दिन के बाद वो रोज़ इस बात को दोहराने लगे। कभी कभी ज़ोर देकर कहते, बेटी तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें इस घर की रक्षा करनी होगी। मैं अजय को फ़ोन करती, लेकिन वो हमेशा व्यस्त रहता। राधिका अभी प्रोजेक्ट पूरा होने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे ससुर जी का व्यवहार बदलने लगा। वो मुझे बेटी कम और राधिका ज़्यादा कहने लगे। कभी कभी मेरी तरफ ऐसे देखते जैसे कोई गहरी सोच में डूबे हों। एक शाम मैं आंगन में फूलों को पानी दे रही थी। वो आए और बोले, राधिका तुम्हें पता है मैंने इस घर के लिए कितनी मेहनत की है, अब तुम्हें भी इसकी जिम्मेदारी समझनी होगी। मैंने कहा, जी पापा जी मैं समझती हूँ। नहीं तुम नहीं समझ रही, अजय यहाँ नहीं रहेगा, तुम्हें यहाँ रहना होगा हमेशा के लिए। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी जिद थी। मैं थोड़ा डर गई। रात को मैंने अजय को फ़ोन किया और सारी बात बताई। अजय बोला, राधिका पापा जी अकेले हैं, उनकी बातों को ज़्यादा मत लेना, मैं जल्दी आ रहा हूँ। लेकिन अजय नहीं आया। 10 दिन और गुजर गए। एक रात तेज़ हवा चल रही थी। पुराना घर चरमरा रहा था। मैं ऊपर सो रही थी। अचानक मुझे लगा कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। मैंने दरवाज़ा खोला तो ससुर जी वहाँ खड़े थे, हाथ में एक पुरानी लालटेन। बेटी नींद नहीं आ रही? आओ नीचे बैठकर बात करते हैं।
मैं उनके साथ नीचे बैठक में गई। उन्होंने चाय बनाई। पीते वक्त बोले, राधिका, आज मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। ये घर सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त पापा जी? तुम्हें यहाँ हमेशा रहना होगा, अजय को छोड़कर। वो शहर की जिंदगी में खो गया है। तुम मेरे साथ इस घर को संभालोगी? मैं चौंक गई। पापा जी, आप क्या कह रहे हैं? अजय मेरा पति है। पति? वो तो सिर्फ नाम का है। वो तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। मैंने तुम्हें बेटी माना, लेकिन अब लगता है तुम इस घर की मालकिन बन सकती हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं उठकर जाने लगी, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। राधिका, सुनो तो सही, मैंने यह घर बचाने के लिए बहुत कुछ किया है, तुम भी मदद करो। मैंने हाथ छुड़ाया और ऊपर चली गई। दिल तेज धड़क रहा था। उस रात मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अगले दिन सुबह मैंने देखा ससुर जी आंगन में नहीं थे। मैंने पूरे घर में ढूंढा, फिर उनके कमरे में गई। वहाँ एक चिट्ठी रखी थी। उसमें लिखा था, राधिका बेटी, मैं जानता हूँ तुम डर गई हो, लेकिन यह घर मेरी जिंदगी है। अजय ने इसे कभी नहीं समझा। अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो अच्छा, नहीं तो मुझे मजबूर न करना। मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी है, लेकिन शर्त यह है कि तुम अजय को छोड़ दो और यहाँ रहो। सोच लो। मैं हैरान रह गई। ये क्या हो रहा था? मैंने तुरंत अजय को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। दोपहर तक अजय का फ़ोन नहीं लगा। मैं घबरा गई। ससुर जी शाम को लौटे। उनके हाथ में कुछ कागज़ थे। बेटी, ये देखो, वकील के पास से आ रहा हूँ। सब कुछ तुम्हारे नाम है। अब फैसला तुम्हारा है। मैं रोने लगी। पापा जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी बहू हूँ। अजय आपका बेटा है। बेटा? वो तो मुझे अकेला छोड़कर चला गया। तुम ही मेरी असली सहारा हो। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन जब मैं सामान पैक कर रही थी, ससुर जी दरवाजे पर आ गए। राधिका, तुम जा रही हो, लेकिन याद रखना, यह घर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी। मैंने कुछ नहीं कहा और अपना बैग लेकर बाहर निकली, लेकिन गेट पर पहुंचते ही देखा कि बाहर तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। अंधेरा घना था। मैं वापस अंदर आई। रात भर मैं सो नहीं पाई। सुबह होते ही मैंने बस पकड़ने की तैयारी की, लेकिन ससुर जी बोले, बेटी, एक आखिरी बात, यह घर की पुरानी किताब देखो। उन्होंने मुझे एक पुरानी रजिस्टर दिखाया। उसमें लिखा था कि पिछले 100 सालों से हर पीढ़ी में बहू को घर संभालना पड़ता था, और अगर कोई बहू घर छोड़कर गई तो परिवार का नाम मिट गया। मैं समझ गई कि ये सिर्फ अकेलापन नहीं, बल्कि एक गहरी जिद और संपत्ति का लालच है। ससुर जी चाहते थे कि मैं यहाँ फंस जाऊँ ताकि घर और ज़मीन उनकी पीढ़ी में ही रहे। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, पापा जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरा घर मेरे पति के साथ है। मैं जा रही हूँ। जैसे ही मैं बाहर निकली, अजय की गाड़ी आती दिखी। वो जल्दी में था। राधिका, क्या हुआ? पापा जी ने मुझे फ़ोन किया था कि तुम परेशान हो। मैंने सारी बात बताई। अजय हैरान रह गया। वो अंदर गए और पिता से बात की। ससुर जी ने रोते हुए कहा, बेटा, मैं अकेला रह गया था। डर था कि तुम दोनों मुझे छोड़कर चले जाओगे। घर और ज़मीन बचाने के चक्कर में मैंने गलती कर दी। अजय ने उन्हें समझाया, पापा, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपने राधिका को डराया, ये गलत है। उस दिन के बाद ससुर जी बहुत बदल गए। उन्होंने माफ़ी मांगी। हम तीनों ने मिलकर फैसला किया कि अजय अपनी नौकरी शहर में जारी रखेगा, लेकिन हर महीने 15 दिन गांव आएगा, और मैं भी हफ्ते में कुछ दिन गांव आकर ससुर जी का ख्याल रखूंगी। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया, लेकिन उस घटना ने मुझे एक बड़ी सीख दी। दोस्तों, अकेलापन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। जब इंसान अकेला पड़ जाता है तो वो छोटी छोटी बातों में भी अपना हक जताने लगता है। लालच और डर उसे अंधा बना देते हैं। लेकिन परिवार का असली रिश्ता प्यार, विश्वास और समझ से बनता है, न कि ज़बरदस्ती या संपत्ति से। अगर ससुर जी ने अपनी भावनाएं खुलकर बताई होती तो शायद यह सब नहीं होता, और अगर मैं डरकर सब छोड़ देती तो मेरा अपना परिवार टूट जाता। तो दोस्तों, यह थी मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची घटना। कभी कभी परिवार के सदस्य भी गलती कर बैठते हैं, लेकिन सही समय पर माफ़ी और समझदारी सब ठीक कर देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट में बताना कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि अगली कहानी आपको मिस न हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली कहानी में।
तब तक के लिए नमस्ते। कुल शब्द संख्या लगभग 300 अस्ति।